we have to study yesterday a network of small towns. Page number 79, there is first paragraph. Usually a Samanta are in later times Jamidars. So the word Jamidar is commonly used during the British period, when India was the colony of British rulers, and in ancient times and also in medieval times, all the Jamidar or the village headmen or headmen of the several villages were called Samanta. Built a fortified palace, किले बंद महल यानी सुरक्षित, फोर्टिफाइड, सुरक्षा गार्ड लगे रहते थे, चारों तरफ से वो सुरक्षित होता था, कोई उस पर अटैक नहीं कर सकता था, कोई उसमें घुस नहीं सकता था. तो फोर्टिफाइड पैलेसेस इन आर नियर दीज टाउन्स दे levied taxes. Levy means imposition of taxes. When taxes are imposed by someone, that is called levy. तो levy का मतलब ही होता है टैक्स लगाना. On traders, artisans and articles of trade. Articles of trade, व्यापार की वस्तुएं. And sometimes donated. Donate means दान देना, दान करना. Donated the right to collect. Right means अधिकार. To collect these taxes. इन करों को, इन टैक्स को कलेक्ट करने का, इकट्ठा करने का अधिकार दान में दे देते थे टू लोकल टेम्पल्स. जो वहाँ के स्थानीय मंदिर होते थे उनको ये टैक्स कलेक्शन करने का जो इनका राइट्स होता था उसी को दान कर देते थे कि आई हैव द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस of some villages, but I have to donate this my rights to collection of taxes to this temple. तो मंदिर को ही दे देते थे कि जितना भी टैक्स मैं लेता हूँ अब सारा टैक्स आप लिया करिए, मैं नहीं लूँगा. Which had been built by themselves or by rich merchants. जो कि वो मंदिर या तो इन जमींदारों द्वारा, सामंतों द्वारा बनवाए जाते थे या वहाँ के धनी व्यापारियों के द्वारा बनवाए जाते थे. These rights were recorded in inscriptions. So what is inscription? What is inscription? ये वर्ड क्लास 6 में भी हिस्ट्री में आया होगा. या yes, written records. Stones or copper plate, पत्थर पे, वाल पे, दीवार पे, कॉपर प्लेट पे, किसी भी तरीके से ये रिटन रिकॉर्ड्स हैं. ठीक है. अगर ये पेपर पर लिख करके कहीं आर्चीव्स में रख दिए जाते हैं तो उनको हम दूसरी चीज बोलते हैं. इंस्क्रिप्शन का मीन्स होता है कहीं भी लिखा हुआ, दीवार पे, पत्थर पे, कॉपर प्लेट पे, मंदिर के ही वाल पे कभी कभी लिख दिया जाता था. सो दैट हैव सर्वाइव टू दिस डे. तो ये सारा जो लिखावट है, जो रिटन रिकॉर्ड है, कहीं न कहीं आज भी सर्वाइव कर रहा है, आज भी है. टैक्सेस ऑन मार्केट्स. सो व्हाट काइंड ऑफ टैक्सेस इम्पोज्ड इन दीज मार्केट्स. जो वहाँ के मार्केट्स थे, टाउन्स थे, उनमें टैक्स कौन कौन से लगते थे. दीज आर गिवन इन द बॉक्स. द फॉलोइंग इज अ समरी फ्रॉम ए 10th century inscription from Rajasthan which lists the dues. ड्यूज मीन्स बकाया. कोई भी टैक्स या फीस आपके ऊपर इम्पोज की गई है, लगी है, तो जब तक आप उसको अंडर टाइम दे नहीं देते हैं, जो भी डेट मिलता है उसके अंदर आप नहीं उसको डिपॉजिट कर देते हैं, तो वो ड्यू हो जाता है, बकाया हो जाता है. ड्यूज दैट वेयर टू बी कलेक्टेड बाय टेम्पल अथॉरिटीज. देयर वेयर टैक्सेस इन काइंड ऑन. सो व्हाट इज टैक्स इन काइंड? If someone collect the tax of anything in the form of that original things, so that has to be called kind. In Hindi, अगर कोई भी टैक्स किसी भी वस्तु पर, किसी भी सामान पर लगा हुआ है और उस टैक्स को लेने वाला उसको नॉट इन करेंसी, नॉट इन मनी, रुपए पैसे में नहीं ले रहा है,
उसी वस्तु को ले रहा है तो वो काइंड हो जाता है। सपोज इफ टैक्स इम्पोज ऑन द मिल्क, दूध पर कोई टैक्स लगा और वो टैक्स 10% और 1/10 लग गया, और मिल्क जो बिजनेसमैन है, मर्चेंट है, जो दूध का व्यापारी है, वो अगर 10 लीटर दूध बेच दिया तो अब टैक्स उसका कितना हुआ? 10 × 1/10। तो व्हाट इज द रिजल्ट? 1 लीटर। तो इफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन मिल्क इन काइंड 10%, इट मीन्स ईच एंड एवरी बिहाइंड 10 लीटर्स मिल्क ट्रेडिंग 1 लीटर इज टैक्स। तो काइंड में जब टैक्स लिया जाएगा तो वो मनी में नहीं लिया जाएगा। वॉट एवर द प्राइस ऑफ मिल्क पर लीटर, ओके, दिस इज नॉट मैटर, ओनली द मैटर इज द मिल्क। तो दूध का व्यवसाय करने वाला टैक्स देगा तो उसे दूध ही लिया जाएगा। वीट का व्यापार कर रहा है तो उसे गेहूं ही लेंगे। इसको बोलते हैं काइंड, यानी जिस वस्तु का व्यापार हो रहा है टैक्स में उसी वस्तु को हम लेंगे, उसका पैसा नहीं लेंगे। सो शुगर एंड जागरी, जागरी मीन्स गुड़, सॉलिड गुड़, क्या बोलते हैं, वेली खांड। डाइज, इट मीन्स रंग, स्पेशली डाइज आर कलर द क्लोथ, कपड़े को रंगाई जो होती है रंग से, उसको हम बोलते हैं डाइज। ठीक है, अब तो हेयर डाइज और दुनिया भर का डाइज आ गया है। थ्रीड मीन्स धागे, एंड कॉटन मीन्स रुई। ऑन कोकोनट्स, especially in coastal areas of South India, salt, areca nuts. What is areca nuts? That is another name of betel nuts. पान की सुपारी जो है उसको बीटल नट्स भी बोलते हैं और उसी को अरेका नट्स भी बोलते हैं। बटर, सीसम ऑयल, इट्स कॉल्ड इन हिंदी तिल का तेल, तिल का तेल। ऑन क्लोथ, बिसाइड देयर वेर टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, ये तो काइंड में हो गया कि जो चीज बेच रहे हैं टैक्स के रूप में वही चीज हम लेंगे। इसके अलावा भी टैक्सेज ऑन ट्रेडर्स, व्यापारियों के ऊपर टैक्स था, जस्ट लाइक टूडेज जीएसटी, वैट और इनकम टैक्स और सेल टैक्स जैसे आज लगते हैं वैसे ही इन लोगों के ऊपर टैक्स थे। ऑन दोज हु सोल्ड मेटल गुड्स, धातु के बने सामान जो बेचते थे। ऑन डिस्टिलर्स, डिस्टिल मीन्स आसवन, तो व्हाट इज डिस्टिलर्स? ऑल द डिस्टिलर्स आर कॉल्ड द मर्चेंट ऑफ द वाइन, जो शराब के व्यापारी थे, जो दारू का ठेका चलाते थे, ऐसा समझिए। ऑन ऑयल, तेल पर। ऑन कैटल फोडर्स, पशुओं का जो चारा था उसके ऊपर भी टैक्स लगता था। एंड ऑन लोड्स ऑफ ग्रेन, अनाज का जो लोड था, मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट जो होता है, क्विंटल, टन, किलो, उस पर भी टैक्स था। सम ऑफ दीज टैक्सेस वेयर कलेक्टेड इन काइंड while others were collected in cash. So tax were in two different system. One is in kind of cash or another was in kind of kind, या इन फॉर्म ऑफ काइंड बोलते हैं, इन फॉर्म ऑफ कैश। कुछ टैक्स में पैसा लिया जाता था और कुछ ऐसे टैक्स थे जिसमें उस सामान को ही ले लिया जाता था। तो ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, so small traders you have to also know about small traders now these days in the towns and cities also. These are probably retailers, जो छोटे व्यवसायी होते हैं, व्यापारी होते हैं, ये अस्थाई दुकानदार होते हैं, ये रिटेल करते हैं। और स्मॉल टेलर्स डायरेक्टली कनेक्टिंग टू देयर कंज्यूमर्स या बायर्स, जो लोग खरीदने जाते हैं, उपभोक्ता होते हैं, वो स्मॉल ट्रेडर्स के पास ही जाते हैं। जो छोटे व्यवसायी हैं उन्हीं से हम सामान लेते हैं, क्योंकि होलसेलर और एजेंसी वालों के यहाँ सब लोग नहीं पहुँचते। सो देयर वर मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, दिस included the Banjaras. You will read about Banjaras in chapter 7. So Banjaras were the traders and they had been trading
through different routes and different villages and kingdoms. So they were inter-kingdoms traders. उस समय जो किंगडम थे, जो राज्य थे, जो राजा वाले राज्य थे, उन राज्यों के अंदर ये ट्रेड करते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे, और गांव में घूम घूम करके ये ट्रेड करते थे. सो बंजारास सेवरल ट्रेडर्स, स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स, फार्म्ड एसोसिएशंस. तो different kinds of traders formed their association. एसोसिएशन मीन्स संघ, संगठन. वो अपना संघ बनाए हुए थे, और इसमें सबसे जो डिफरेंट था वो हॉर्स ट्रेडर, घोड़ों का जो व्यापारी थे, उन्होंने अपना एसोसिएशन बनाया विथ हेडमैन. हेडमैन मीन्स मुखिया. द हेड ऑफ दैट एसोसिएशन negotiated on their behalf. तो ओनली द हेडमैन was negotiated on the behalf of the traders. भिन्न भिन्न व्यवसायी थे उसमें, और वो जो व्यवसायी होते थे वो एक अपने मुखिया को चुन लेते थे और बोलते थे कि हमारे तरफ से आप ही सारा व्यापार करेंगे, यानी कि कोई भी खरीदार आएगा तो आप ही उससे डील करेंगे कि कितने में कौन सा घोड़ा बिकेगा, कितना आपको कम करना है, कितना ज़्यादा करना है, सारी डीलिंग एक व्यक्ति करेगा. दैट वाज द हेडमैन ऑफ दैट एसोसिएशन. वी हैव विथ वॉरियर्स हु बॉट हॉर्सेस. वॉरियर्स मीन्स योद्धा. द वॉरियर्स वर द पर्सन हु फॉट द वार्स. जो युद्ध लड़ते थे उनको वॉरियर्स बोला जाता था, योद्धा होते थे, तो घोड़ा उन्हीं को चाहिए होता था. सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मेनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट, दे यूजुअली ट्रेवल्ड इन कारवांस. चूंकि उनको कई राज्यों से गुजरना होता था और फॉरेस्ट जंगलों से भी गुजरना होता था, तो वो कारवां में चलते थे. इसको बोलते हैं काफिला. एंड देयर वेयर मोर देन थाउजेंड्स ऑफ द ट्रेडर्स ट्रेवलिंग इन वन कारवांस. और इनको बोला जाता है कि मूविंग सिटी, घूमता हुआ शहर लगता था. और बंजारों का जो कारवां था उसमें तो लाख लाख ट्रेडर्स, छोटे मोटे, और पूरा फैमिली विथ फैमिली. तो ये व्यापारी जो थे ऐसा नहीं था कि अकेले जाते थे, इनके पास फोर्स होती थी, आर्म्ड फोर्सेस फॉर देयर सेफ गार्ड्स. और दे स्पेंड सेवरल मंथ्स और मोर देन 1 year फॉर ट्रेवलिंग. तो इतना लंबा जो समय जाता था, 1-1 साल 2-2 साल, थाउजेंड्स ऑफ माइल से ट्रेवल करके जाते थे व्यापार के लिए. तो ये अपने फैमिली को भी साथ में लेके चलते थे. तो इसलिए कारवां एंड फार्म्ड गिल्ड्स, तो ट्रेवल जो करते थे वो काफिले में, कारवां में, और अपने सेफ गार्ड के लिए, स्पेशली इकोनॉमिक सेफ गार्ड, कि हमारा वित्तीय नुकसान ना हो, हमारा कोई पैसा लिया हो तो वो दे दे, जो भी किंगडम है, रॉयल्टी है, वो टैक्स लगाए, तो ऐसा ना कि हमको लूट ले टैक्स के रूप में, कोई हमें लूटे न, डकैती न डाले. इसके लिए इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया जिसको बोलते हैं गिल्ड्स. गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. देयर वेयर सेवरल सच गिल्ड्स इन साउथ इंडिया. वी हैव 2 names in this book, especially in South India in 8th century onwards, that were Manigramam, page number 80, second line, Manigramam and Nanadeshi. These both names are most important for your academic examination. These guilds traded extensively both within the peninsula. Peninsula means it's called in Hindi Upmahadweep. विद इन द पेनिनजुला मीन्स इंडियन पेनिनजुला, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ये वर्क करते थे. एंड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. द कंट्रीज ऑफ म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज आर द कंट्री बिलोंग टू द साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, and China also. There were also communities like the Chettiars and Marwari Oswals. Oswals are also
now these days traders. और there is one brand of warm clothes that is ओसवाल. आज भी ओसवाल का ब्रांड चलता है वार्म क्लोथ में. तो मारवाड़ी ओसवाल्स, so these ओसवाल्स belong to the Marwar in Rajasthan. Chettiars belong to the South India. So Chettiars and Marwaris Oswals who went on to become the principal trading groups. Principal means pradhan, not our pradhanacharya. Okay. Principal trading groups. प्रधान व्यवसायी ग्रुप समूह ये बन गए ऑफ द कंट्री. गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनियास. जो गुजरात में ट्रेडिंग करते थे, गुजराती व्यवसायी थे, उनमें हिंदुओं में बनिया बोले जाते थे, बनियास. नाउ दीस डेज आल्सो बनियास आर ट्रेडर्स. एंड मुस्लिम बोहरास, दे आर गुजराती मुस्लिम्स. एंड नाउ दीस डेज ऑल द बोहरास are big traders all over the world, not only in India. Traded extensively with the port of the Red Sea. So there is Red Sea in the Arabian Seas. When you look on the map of world, Iran, Iraq, Gulf countries, so you will also locate the Red Sea, लाल सागर. पर्सियन गल्फ जिसको फारस की खाड़ी बोलते हैं, दिस इज द डाउन टू द ईरान, जिसको आज हम ईरान बोलते हैं. दैट वाज इन एंशिएंट एंड मिडवल टाइम कॉल्ड पर्सिया. फारस बोलते हैं, पर्सियन लैंग्वेज है जिसको फारसी बोलते हैं. दैट पर्सियन लैंग्वेज वाज the royal language in medieval time. Farsi. East Africa, Southeast Asia, again Southeast Asia and China. They sold textiles and spices in these ports and in exchange brought gold and ivory. Ivory means tusk of the elephant, हाथी का दांत. From Africa. तो ये जो व्यापारी थे, ये जब अपना सामान बेचते थे तो उसके बदले में क्या लेते थे? ये गोल्ड लेते थे, सोना, हाथी का दांत अफ्रीका से लेते थे. एंड स्पाइसेस, टील, चाइनीज ब्लू, पॉटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वेयर होम टू अरब. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट, which is the west coast of India, that is the Arabian Sea coast. अरबियन सी वाला जो कोस्टल लाइन इंडिया का है उसको हम बोलते हैं वेस्ट कोस्ट. वेयर होम टू अरब, वो अरब व्यापारियों का घर था. पर्सियन, फारसी यानी ईरानी इराकी व्यापारी आते थे. चाइनीज, जेविश, दैट इज इजराइल जिसको यहूदी बोलते हैं. तो उस समय जेरूसलम था, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट सेंटर बिटवीन द इजरायली गवर्नमेंट, इजरायली पीपुल एंड फिलिस्टाइन. तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जेरूसलम को लेकर के ही संघर्ष है, क्योंकि बोला जाता है दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ द क्राइस्ट. एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स. सीरिया इज ए कंट्री नाउ दीस डेज एंड वेरी डिस्टर्बिंग कंट्री बिकॉज ऑफ सिविल वार. इंडियन स्पाइसेस एंड क्लोथ्स सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट्स. You will also read about the cloth trade in class 8 also during the British period. That's why I told this paragraph is most important. So Indian spices and clothes sold in the Red Sea ports. लाल सागर के बंदरगाह से इनका व्यापार होता था. Were purchased by Italian traders. Italy is a European country. इटली यूरोप में पड़ता है. तो इंडिया के व्यापारी सारा सामान स्पेशली क्लोथ और स्पाइस दो चीज़ों को रेड सी जाते थे और रेड सी का जो बंदरगाह था, पोर्ट था, वहाँ बेचते थे. उनको खरीदता कौन था? इटालियन ट्रेडर्स. इटली के जो व्यापारी थे वो आकर के खरीदते थे. एंड इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट्स. और इसके बाद वो यूरोपियन मार्केट्स में पहुंच जाता था.
और बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ब्रिटिश मैन, इंग्लिश मैन नो अबाउट द इंडियन स्पाइसेस एंड क्लोथ्स। अंग्रेजों को पता चला कब कि भारत में बहुत मसाला है और कपड़े हैं बड़े अच्छे हैं, सस्ते मिलते हैं, बाय द इटालियन ट्रेडर्स। इटली के व्यापारी इराक और ईरान में आते थे, रेड सी के पोर्ट पर से कपड़ा खरीदते थे बड़ा चीपर रेट पर, उसको यूरोपियन कंट्रीज में ले जा करके बेचते थे। तब इंग्लैंड के लोगों को पता चला, डच जो हॉलैंड आज का है वहाँ के लोगों को पता चला कि इंडिया में बहुत मसाला और क्लोथ है बड़ा अच्छा है जो काफ़ी चीप रेट्स पे मिलता है। तब वो इंडिया में आना शुरू हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने के लिए आई। सो फेचिंग वेरी हाई प्रॉफिट्स। स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। सो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, इक्वेटर, नॉर्थ एंड साउथ जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो सारे जो स्पाइस होता है ये इन्हीं के बीच में होता है। पेपर्स, काली मिर्च, सिनेमन, दालचीनी, नटमेग। एनी स्टूडेंट कैन टेल द मीनिंग ऑफ नटमेग? जायफल, जिसको जायफल बोलते हैं, गरम मसाले में यूज होता है। ड्राइड जिंजर, जिसको सौंठ बोलते हैं, बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग। एंड कॉटन क्लॉथ वॉज वेरी अट्रैक्टिव। This eventually drew European traders to India, and that cloth name was muslin, because there was a city in Iraq that was called Mosul, and that city is in existence now these days also. So the fighters of Al-Qaeda were controlled Mosul. मोसुल में ही अल-कायदा का जो अल-जवाहिरी था उसके सारे जो फाइटर्स थे, टेररिस्ट थे, उन्होंने मोसुल को कंट्रोल किया था। बाद में अमेरिकन कुछ पार्ट पे रशियन फाइटर्स ने बम्बार्डमेंट किया तो मोसुल फिर जो है उनके कब्जे से हटा है, अभी जल्दी ही हटा है। तो मोसुल वाज द बिग ट्रेड सिटी। तो मोसुल से वो कपड़ा जब यूरोपियन ट्रेडर्स खरीद के ले जाते थे तो यूरोप में उसका नाम रख दिया था मसलिन। That was the Indian cloth. You will read in class 8 also. We will shortly read about how this changed the face of trading and towns. अब ये जो व्यापार था वो ट्रेडिंग का, व्यवसाय का, और जो ट्रेडिंग टाउन्स थे, बाजार थे, शहर थे, उनके फेस को कैसे चेंज किया, उनमें क्या चेंजिंग आई। देयर इज इन बॉक्स काबुल। काबुल बहुत ईजी है, यू विल रीड एंड समझ में आ जाएगा। क्राफ्ट्स एंड टाउन्स। क्राफ्ट्स मीन्स कलाकारी, और टाउन्स, तो जो टाउनशिप डेवलप हो रहे थे उनमें कौन से स्किल्ड वर्क हो रहे थे। द क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ बीदर। बीदर इज ए प्लेस वेयर सो फेम फॉर देयर इनले वर्क्स। सो व्हाट इज इनलेइंग वर्क्स? इफ वी इनक्रोच सम सरफेस and after that we fill up something in that enclosed place, that is called inlay. किसी भी सरफेस को, वो मेटल भी हो सकता है, वॉल भी हो सकता है, इसको हम खुरच देंगे, ठीक है, खुरचेंगे, कुछ गड्ढा बन जाएगा, स्क्रैच आ जाएगा, फिर उसमें हम कोई दूसरा मेटल या कलर या कुछ भी कोई भी समथिंग भर देते हैं तो वो एक डिजाइन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं इनलेइंग वर्क। और आज भी होता है। तो एक धातु में, एक पत्थर में, एक सरफेस पे कटिंग करके इसके बाद उसमें दूसरी चीज जब भर देते हैं तो उसको बोलते हैं इनले। वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट केम टू बी कॉल्ड बीदरी। सो व्हाट इज बीदरी? दैट वुड बी क्वेश्चन। द पांचालास। पांचालास 5 ग्रुप या 5 communities that were called Panchalas. It's not related to Mahabharata. Okay? महाभारत से रिलेटेड नहीं है, ये एक वर्ड है जिसमें 5 कम्युनिटीज के लिए यूज किया गया। पांचालाज आर विश्वकर्मा। दूसरा उनको बोलते थे विश्वकर्मा। इट मीन्स द स्किल्ड वर्क was very highly work and that was very respected by the people of
दोज टाइम्स जो भी लोग कारपेंटर थे, मैसन थे, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ या पॉटर, तो वीवर जो लोग बनाते थे, कपड़ा बुनते थे, लकड़ी का काम करते थे, पत्थर का काम करते थे, मूर्तियाँ बनाते थे या ऑर्नामेंट बनाते थे, कुछ भी करते थे, बनाते थे, उनको बड़ा इज्जत मिलता था और उनके लिए पांचाल या विश्वकर्मा वर्ड यूज होता था। दीज आर 5 कम्युनिटीज कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्रोंज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, masons and carpenters. These 5 communities consolidated in word were Panchalas or Vishwakarma, were essential to the building of temples. अब इनको ऑनर क्यों मिलता था? क्योंकि ये आवश्यक थे, इनके बिना कोई भी मंदिर नहीं बन सकता था। They also played an important role in the constructions of palaces. और इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था महलों के निर्माण के लिए, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वायर। सिमिलरली वीवर्स सच एज द सेलियार। तो हु वेयर पंचालास? क्वेश्चन वुड बी डिस्क्राइब सेलियार एंड कैकोलार्स, और अभी और नाम मिलेगा। सेलियार और कैकोलार्स इमर्ज एज प्रॉस्परस कम्युनिटीज। प्रॉस्परस मीन्स धनी, फलने फूलने वाला, जो बड़ी तेजी से तरक्की करता है, उसके पास काफ़ी पैसे आते हैं, काफ़ी सुखी हो जाता है, ठीक है। प्रॉस्परस कम्युनिटीज मेकिंग डोनेशन टू टेम्पल्स। अब जो वीवर्स थे उस समय के, जो कपड़ा बुनने वाले थे, जिनको सेलियार या कैकोलार बोला जाता था, वो इतने धनी हो गए, इतने सुखी हो गए कि वो मंदिरों को दान देने लगे। सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्लोथ मेकिंग लाइक कॉटन, क्लीनिंग, रुई को साफ करना, स्पिनिंग, उसकी स्पिन बनाना, डाइंग, उसको कलर करना, बिकम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स। ये भी एक कलाकारी हो गई उस जमाने में कि रुई कैसे साफ करते हैं, भाई ये लोग स्किल्ड पर्सन है, बढ़िया से रुई साफ करते हैं, ये अच्छे से उसको स्पिन करेंगे और ये बहुत अच्छा रंग करते हैं, कॉटन को बहुत बढ़िया से रंगते हैं। तो ये भी उस जमाने में क्राफ्ट था, कलाकारी थी। आफ्टर दैट so these were the about the traders, towns and crafts also. After that some just like about some towns and royal cities in ancient times, they were demolished by the Arab invaders or Muslim invaders in medieval times. Just like this, all the towns or cities or the markets or trading places were ruined during the British time, and some are survived and some are ruined. कुछ तो अभी सर्वाइव है, रुके हुए हैं, उनका डेवलप हो रहा है, कुछ ऐसे हैं कि जो खत्म हो गए। तो द चेंजिंग फॉर्चून्स ऑफ टाउन्स इट्स गिवन इन द बॉक्स, यू विल रीड a closer look Hampi, Machilipatnam and Surat. Surat is also big and commercial cities now these days in Gujarat, the state of Gujarat. आज भी सूरत टिका हुआ है, काफ़ी बड़ा शहर है। And Hampi that was ruined, only some demolished sculptures, okay, are visualized in Hampi. And Machilipatnam, that was the important port in medieval period, but now these days that port is not more important than other ports because of the British ruler, because they developed another ports according to their requirements and needs. तो मुस्लिमपट्टनम को उन्होंने छोड़ा, और दूसरा कारण ये भी था बिकॉज मुस्लिमपट्टनम वाज द कंट्रोल्ड बाय द फ्रेंच रूलर्स, फ्रेंच आर्मी। तो मछलीपट्टनम पे बहुत अंग्रेजों का शासन नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से डेवलप नहीं हुआ। द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी, स्प्लेंडर मीन्स शानदारी, शानदार, बहुत शानदार, उसको हम बोलते हैं स्प्लेंडर। आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर, जो भवन की निर्माण कला थी या निर्माण था वो बड़ा शानदार था। कहाँ पर? हम्पी में। हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन, दिस बोथ रिवर्स आर साउथ इंडियन रिवर्स,
which formed the nucleus of the Vijayanagara. Nucleus means केंद्र. विजयनगरा was empire, साम्राज्य था साउथ इंडिया का, जिसके केंद्र में कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन थी और वहाँ पर हम्पी नामक एक शहर बसाया गया, नगर बसाया गया, जो भी फाउंडेड इन 1336. So when did Vijayanagara Empire founded? The year is in 1336. The magnificent, या इसको मैग्निफिकेंट भी कुछ लोग पढ़ते हैं, ruins at हम्पी. मैग्निफिकेंट मीन्स आल्सो शानदार, शानदार बर्बादी, माने हम्पी शानदार था और बर्बाद भी हुआ तो शानदार तरीके से हुआ. ruins at हम्पी reveal a well fortified city. एक किलेबंद शहर था, बहुत सुरक्षित शहर था. No mortar or cementing agent was used in the constructions of these walls, and the technique followed was to wedge them together by interlocking. This is the most important feature of the Hampi architectures. जो वहाँ वास्तु निर्माण कला थी हम्पी की, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है, लक्षण है क्या? नो सीमेंटिंग एजेंट. चिपकाने वाला कोई भी दो स्टोन पीस को आपस में जोड़ने वाला कोई एजेंट ही नहीं लगा. कोई मोर्टार, जो मसाला होता है ना, आजकल क्या है, रेती सीमेंट वगैरह मिक्स करके और ये ब्रिक्स को उसको ज्वाइन करते हैं. बट इन द वॉल्स ऑफ हम्पी देयर वाज नो सीमेंटिंग एजेंट और मोर्टार, कुछ कोई मसाला नहीं लगा बिटवीन द पीस ऑफ स्टोन्स. तो उनको जोड़ा कैसे गया? बाय द वेजिंग. वेजेस डज नॉट मीन्स मजदूरी. यहाँ वेज का मतलब ये नहीं है कि पारिश्रमिक आप काम कर रहे हैं तो आपको वेज मिलता है. वेज मीन्स होता है पच्चर लगाना, पच्ची कारी. जस्ट लाइक द फर्नीचर मेकिंग. आप कारपेंटर की दुकान पे जाते हैं तो वो एक लकड़ी के पार्ट में जो है होल करता है और दूसरे पार्ट में उतना जो है वो एक कील जैसा, पिन जैसा बाहर जो है निकाल के छोड़ देता है. अब इस पार्ट के होल में दूसरे पार्ट का जो पिन लाइक बाहर निकला हुआ है उसको उसमें डाल करके फंसाता है. दैट्स वर्क इज कॉल्ड वेजिंग वर्क. पच्ची कारी जिसको बोलते हैं हिंदी में, पच्चर लगाना. आपके डोर में भी घरों में लगा है, आप फ्रेम वाला डोर देखेंगे तो उसमें एक दूसरे में उसको जो है लॉकिंग, उसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग. वेजिंग और इंटरलॉकिंग. तो ये वेजिंग था. द आर्किटेक्चर्स ऑफ हम्पी वाज डिस्टिंक्टिव. बड़ा अनोखा था, विलक्षण था, अलग था. द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स. रॉयल कॉम्प्लेक्स मीन्स जहाँ पे राजा रहता था, किंग रहता था, उसका जो हाता था, बाउंड्री थी, हैड स्प्लेंडेड आर्चेस, डोम्स. आर्च मीन्स जो आजकल की बीम जो लगती है बरामदे वगैरह में और जो ऐसे होती है, जस्ट लाइक दिस. इधर पिलर हो गया, इधर पिलर हो गया और यहाँ पर ऐसे बीम हो जाती है, इसको बोलते हैं आर्च. ठीक है, और इसको मैथ में भी प्रयोग करते हैं. ठीक है ना, जब हम एंगल वगैरह बनाते हैं तो एक दो आर्च कट करते हैं ऐसे. लेकिन यहाँ पर ये जो है घुमावदार बीम इसको बोल सकते हैं. डोम्स, गुंबद एंड पिलर्ड हॉल्स. तो बड़े बड़े हॉल बनते हैं जिसमें कई पिलर होते थे. विथ नीचेज. सो व्हाट इज नीचे? मैं ब्लैक बोर्ड अभी तो दिख नहीं रहा है. नीचे मीन्स होता है इन योर हाउस आल्सो ताखा. डू यू अंडरस्टैंड ताखा इन हिंदी? एनी स्टूडेंट? ताखा आप जानते हैं, घर में ताखा बनता है. यस, जो ताखा होता है वो दीवार के अंदर होता है ना. या कभी कभी हम दीवार से थोड़ा बाहर जो है कुछ ईंट वगैरह निकाल करके एक ताखा बना देते हैं कि कुछ इस पर हम रख देंगे. दैट्स आर कॉल्ड नीचे. उन्हीं को हम नीचे बोलते हैं. वो कहीं से निकाल देते हैं, थोड़ा सा सरफेस बना देते हैं अंडर द वॉल या आउट ऑफ द वॉल. कभी कभी अलमीरा जो दीवार के अंदर बनती है उसमें से भी उसको बाहर थोड़ा सा निकाल देते हैं कि इसमें कुछ सामान हम रखेंगे. तो दैट टेक्नोलॉजी वाज कॉल्ड नीचे. और नीचे का उपयोग क्या होता था? नीचेज फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स.
तो नीचे बनते थे, बड़े बड़े ताखे बनाए जाते थे जिसमें स्कल्पचर ऑफ डाइटीज, मूर्तियां रखी जाती थी। यू कैन सी इन मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आल्सो नाउ दिस डेज। जब आप मंदिर में जाते हैं, एक मेन डाइटी बीच में होता है न्यूक्लियस पॉइंट पे, और जो सराउंडिंग एरिया होता है उसमें दीवार में देखते हैं छोटे छोटे ताखे लगते हैं, उसमें कहीं हनुमान जी की मूर्ति है, कहीं दुर्गा जी की है, कहीं गणेश भगवान की है, मिलता है ना। वही नीचे है, उसी को हम बोलते हैं नीचे, कि दीवार में ही थोड़ा थोड़ा ताखा बना, कभी बड़ा कभी छोटा, उसमें मूर्तियों को रख दिया जाता है। तो जस्ट लाइक दैट दे ऑल्सो हैड वेल प्लांट आर्चर्ड। आर्चर्ड उपयोग होता है स्पेशली फलोद्यान के लिए, फलों के बगीचे के लिए। एंड प्लीजर गार्डन्स जस्ट लाइक आवर नाउ दीज डेज पार्क, इंटरटेनिंग पार्क जो होते हैं जहाँ पे हम जाते हैं बड़ा आनंद आता है, उसी तरीके से प्लीजर गार्डन बने थे विथ स्कल्पचर्स मोटिव्स। मोटिव्स मीन्स प्रतीक, स्कल्पचर मोटिव, जो स्कल्पचर उसमें था, जो भी ढांचा वहाँ गार्डन्स में और प्लीजर पार्क्स में बनाए जाते थे गार्डन में, वो सारे के ढांचे जो थे, मूर्तियाँ थी या कुछ भी बना था, वो किसी न किसी का प्रतिरूप था। जस्ट लाइक द स्कल्पचर ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। तो लॉर्ड कृष्णा की क्या बनती, मूर्ति बनती, उनका प्रतीक बनता, वो तो आकर के खड़े नहीं होते। कोई भी है, एलिफेंट्स, डियर्स, जानवरों की मूर्तियां बनती हैं पत्थर से पार्कों में या कहीं पर भी। तो ये सारे क्या है, मोटिव्स हैं, क्योंकि वो खुद आकर के नहीं खड़ा होता, उसका प्रतिरूप बनाया जाता है। मोटिव सच एज द लोटस एंड कॉर्बेल्स इन इट्स हेडे। दिस इज वेरी important words, very precious word in your English language, heyday. Any student know the meaning of heyday? Heyday means the days of the pleasures, आनंद के दिन, खुशी के दिन, आनंद के क्षण। ऐसे दिन जब बड़े मजे काटते थे हम, तो उसको हम बोलते हैं heyday। तो in its heyday, जब इसका अच्छा दिन था, हम्पी का जब बहुत अच्छा दिन था, जब सब कुछ बड़ा बढ़िया होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, सारे बड़े मजे करते थे, उसको बोलते हैं हेड। वी हैड एंजॉय वेरी मच, टू मच इन आवर हेड डेज। हम अपने अच्छे दिनों में बड़ा मजा किए थे, तो अच्छे दिन को बोलते हैं हेड डेज। हेड डे इन द 15th-16th centuries हम्पी बसल्ट। बसल्ट मीन्स होता है हलचल। किस चीज की हलचल? नॉट बाय द अर्थ के, हलचल ऑफ द मॉब्स, मॉसेस, भीड़। तो इतना भीड़ इकट्ठा रहती थी, लगातार लोग आते थे जाते थे, शॉप्स पे कहीं भी, हर जगह भीड़ भाड़ रहता था, तो उसको बोलते हैं हलचल। हमेशा हलचल, हसल पसल रहता था, भीड़ भाड़ रहती थी, हमेशा शोरगुल रहता था, यानी कि बहुत शांत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहाँ हमेशा आना जाना लोग करते रहते थे, भीड़ भाड़ लगा रहता था। विथ कॉमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, वहाँ इतना कॉमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज होती थी कि बहुत भीड़ भाड़ और चहल पहल रहती थी। तो बसल को हम जो है हलचल बोलते हैं, और हसल बसल को हम बोलते हैं चहल पहल। मुस्लिम मर्चेंट्स, चट्टीज and agent of European traders such as the Portuguese from Portugal thronged the markets. Throng means that is a kind of mob, भीड़ का एक तरीका है। तो भीड़ को हम एज ए नाउन मॉब बोल देते हैं। थ्रोन्ज का मतलब होता है भीड़ लगाना, माने यहाँ वहाँ से चारों तरफ से आ करके और एकदम भीड़ में घुस जाना कि हमारा पहले हो जाए, हमारा पहले। तो थ्रोजिंग, द वर्क ऑफ थ्रोजिंग इज आल्सो इन योर मार्केट्स आल्सो। कभी दुकान पे जाते हैं जो बड़ी चलती है, तो सबको जल्दी रहे, हमको जल्दी दीजिए, हमको, अरे भाई सुन नहीं रहे हैं, ये है वो है। तो यहाँ पे बड़े पैमाने पे इकट्ठा होते थे कि जल्दी से सामान खरीदो, मुझे मिलना चाहिए, अरे भाई मुझे नहीं सामान मिल रहा है। तो थ्रोज द मार्केट्स ऑफ हम्पी। टेम्पल्स वेयर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। हब मीन्स द बिग सेंटर। जब कोई सेंटर बहुत बड़ा होने लगता है तो उसको हम हब बोलते हैं। एंड सराउंडिंग, चारों तरफ से वो सेंटर हो जाता है, उसका लिंक हो जाता है। द टेम्पल्स वेयर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज
and Devdasi. So what is Devdasi? That were the temple dancer, dances in temple during the cultural activities, and all the Devdasis were the unmarried women or girls. इनकी कभी शादी ही नहीं होती थी. And in later Devdasi system was the being exploitation of the women and girls. इस सिस्टम में आने के बाद गर्ल्स और वुमेन्स के साथ बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, तो इस परंपरा को, इस सिस्टम को, इस ट्रेडिशन को लॉ बना करके रोक दिया गया. अब ये देवदासियां नहीं है, स्पेशली इन द टेम्पल्स ऑफ आंध्र प्रदेश. और जितना आप देखते हैं द फॉर्म ऑफ डांसेस, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथकली, भरतनाट्यम, ये सारे के सारे, इसमें कथक नहीं है क्योंकि कथक इमर्ज हुआ नॉर्थ इंडिया में. साउथ इंडिया जितना भी फॉर्म ऑफ डांसेज हैं, दीज आर परफॉर्म्ड एंड प्यूरिफाइड बाय द देवदासीज. पहले ये मंदिर में डांस करती थी, वहाँ से फिर धीरे धीरे ये सोसाइटी में आए. तो पहले साउथ इंडिया में जितना भी डांस फॉर्म अपने प्यूरिफाइड वर्जन में, फॉर्म में अब आप देखने को पाते हैं, क्लासिकल एज ए क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, वो सारे के सारे परफॉर्म बाय द देवदासीज इन दोज टेम्पल्स. ओके, सो इट्स, तो पहले बताना चाहिए था ना, 11 हो गया, कितना बज गया, घड़ी तुम लगाई तो बताएंगे. इसी तरीके से गेटवे टू द वेस्ट सूरत और फिशिंग इन ट्रबल वाटर. ट्रबल वाटर का मतलब होता है अशांत जल, मछलीपट्टनम. ये स्टोरीज है, इसको अपने से भी पढ़ करके आप कर लेंगे और कोशिश करें कि एक्सरसाइज के आंसर खोजें, और क्वेश्चन के आंसर मैं भी आपको भेज रहा हूँ. कुछ के आज भेज दूंगा, कुछ के कल भेजूंगा, क्योंकि कल बिकॉज ऑफ लो नेटवर्क आई कुड नॉट अपलोडेड. तो आज मैं अपलोड करूंगा और कुछ आज कर दूंगा, तो आज का पोर्टल तो भर जाएगा, फिर कल कर दूंगा. गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, and please, it's my appeal during COVID-19, be careful about coronavirus. Okay, na? If you want to go outside, please have your mask and also make social distance, because there is no any vaccine or medicine of corona. So it's very dangerous thing, because we have no any vaccine or medicine right now. All over world scientists are doing very hard work for inventing the vaccine, but all the vaccines programs not resulting in good performance. So that's why, and also you have to prepare for schooling also, because according to messaging by the government to the school may be open in October of month, may be open, because government will held meeting in the first week of the October. So approximately or probably it's after 5 October, and this will the matter of the 9 to 12 or 6 to 12. Okay, तो कहीं न कहीं अचानक स्कूल खोलने की बात हो रही है, कभी भी खुल सकता है, तो प्रिपरेशन उसका भी करें. मास्क नहीं है तो मास्क वैसे भी आप लोगों को रखना चाहिए, सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश, जो कुछ भी है. फिलहाल अभी तो ये अक्टूबर की बात है, अभी लाइव क्लास चल रहा है. सो वी हैव टू स्टडी यस्टरडे ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स. पेज नंबर 79, there is first paragraph. Usually a Samanta are in later times Jamidar. So the word Jamidar is commonly used during the British period, when India was the colony of British rulers, and in ancient times and also in medieval times. All the Jamidar or the village headmen or headmen of the several villages were called Samanta. Built a fortified palace, किले बंद महल.
ऐसा महल बनवाते थे जिसमें किले बंद होती थी, यानी सुरक्षित, फोर्टिफाइड, सुरक्षा गार्ड लगे रहते थे, चारों तरफ से वो सुरक्षित होता था, कोई उस पर अटैक नहीं कर सकता था, कोई उसमें घुस नहीं सकता था। तो फोर्टिफाइड पैलेसेस इन आर नियर दीज टाउन्स दे लेविड टैक्सेस। लेवी टैक्सेस, लेवी मीन्स imposition of taxes. When taxes are imposed by someone, that is called levy. तो लेवी का मतलब ही होता है टैक्स लगाना। ऑन ट्रेडर्स, आर्टिजन्स एंड आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड, आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड व्यापार की वस्तुएं, एंड समटाइम्स डोनेटेड, डोनेट मीन्स दान देना, दान करना, डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट, राइट मीन्स अधिकार, टू कलेक्ट दीज टैक्सेस, इन करों को, इन टैक्स को कलेक्ट करने का, इकट्ठा करने का अधिकार दान में दे देते थे टू लोकल टेम्पल्स। जो वहाँ के स्थानीय मंदिर होते थे उनको ये टैक्स कलेक्शन करने का जो इनका राइट्स होता था उसी को दान कर देते थे कि आई हैव द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस ऑफ सम विलेजेस, बट I have to donate this my rights to collection of taxes to this temple. तो मंदिर को ही दे देते थे कि जितना भी टैक्स मैं लेता हूँ अब सारा टैक्स आप लिया करिए, मैं नहीं लूँगा। Which had been built by themselves or by rich merchants. जो कि वो मंदिर या तो इन जमींदारों द्वारा, सामंतों द्वारा बनवाए जाते थे या वहाँ के धनी व्यापारियों के द्वारा बनवाए जाते थे। These rights were recorded in inscriptions. So what is inscription? What is inscription? ये वर्ड क्लास 6 में भी हिस्ट्री में आया होगा। या यस, रिटन रिकॉर्ड्स, स्टोन्स और कॉपर प्लेट, पत्थर पे, वाल पे, दीवार पे, कॉपर प्लेट पे, किसी भी तरीके से ये रिटन रिकॉर्ड्स है। ठीक है, अगर ये पेपर पर लिख करके कहीं आर्चीव्स में रख दिए जाते हैं तो उनको हम दूसरी चीज बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। का मीन्स होता है कहीं भी लिखा हुआ, दीवार पे, पत्थर पे, कॉपर प्लेट पे, मंदिर के ही वाल पे कभी कभी लिख दिया जाता था। सो दैट हैव सर्वाइव टू दिस डे। तो ये सारा जो लिखावट है, जो रिटन रिकॉर्ड है, कहीं न कहीं आज भी सर्वाइव कर रहा है, आज भी है। टैक्सेस ऑन मार्केट्स। सो व्हाट काइंड ऑफ टैक्सेस इम्पोज्ड इन दीज मार्केट्स। जो वहाँ के मार्केट्स थे, टाउन्स थे, उनमें टैक्स कौन कौन से लगते थे? दीज आर गिवन इन द बॉक्स। द फॉलोइंग इज अ समरी फ्रॉम ए 10th century inscription from Rajasthan which lists the dues. ड्यूज मीन्स बकाया। कोई भी टैक्स या फीस आपके ऊपर इम्पोज की गई है, लगी है, तो जब तक आप उसको अंडर टाइम दे नहीं देते हैं, जो भी डेट मिलता है उसके अंदर आप नहीं उसको डिपॉजिट कर देते हैं, तो वो ड्यू हो जाता है, बकाया हो जाता है। ड्यूज दैट वेयर टू बी कलेक्टेड बाय टेम्पल अथॉरिटीज, देयर वेयर टैक्सेस इन काइंड ऑन। सो व्हाट इज टैक्स इन काइंड? If someone collect the tax of anything in the form of that original things, so that has to be called kind. In हिंदी, अगर कोई भी टैक्स किसी भी वस्तु पर, किसी भी सामान पर लगा हुआ है और उस टैक्स को लेने वाला उसको नॉट इन करेंसी, नॉट इन मनी, रुपए पैसे में नहीं ले रहा है, उसी वस्तु को ले रहा है, तो वो काइंड हो जाता है। सपोज इफ टैक्स इम्पोज ऑन द मिल्क, दूध पर कोई टैक्स लगा और वो टैक्स 10% और 1/10 लग गया, और मिल्क जो बिजनेसमैन है, मर्चेंट है, जो दूध का व्यापारी है, वो अगर 10 लीटर दूध बेच दिया तो अब टैक्स उसका कितना हुआ? 10 × 1/10। तो व्हाट इज द रिजल्ट? 1 लीटर। तो इफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन मिल्क इन काइंड 10%, इट मीन्स
each and every behind 10 liters milk trading 1 liter is tax. तो काइंड में जब टैक्स लिया जाएगा तो वो मनी में नहीं लिया जाएगा. वॉट एवर द प्राइस ऑफ मिल्क पर लीटर, ओके, दिस इज नॉट मैटर. ओनली द मैटर इज द मिल्क. तो दूध का व्यवसाय करने वाला टैक्स देगा तो उसे दूध ही लिया जाएगा. वीट का व्यापार कर रहा है तो उससे गेहूं ही लेंगे. इसको बोलते हैं काइंड, यानी जिस वस्तु का व्यापार हो रहा है टैक्स में उसी वस्तु को हम लेंगे, उसका पैसा नहीं लेंगे. सो शुगर एंड जागरी. जागरी मीन्स गुड़, सॉलिड गुड़. क्या बोलते हैं? वेली खांड. डाइज, इट मीन्स रंग. स्पेशली डाइज आर कलर द क्लोथ. कपड़े को रंगाई जो होती है रंग से, उसको हम बोलते हैं डाइज. ठीक है. अब तो हेयर डाइज और दुनिया भर का डाइज आ गया है. थ्रीड मीन्स धागे एंड कॉटन मीन्स रुई. ऑन कोकोनट्स especially in coastal areas of South India, salt. Areca nuts. What is areca nuts? That is another name of betel nuts. पान की सुपारी जो है उसको बीटल नट्स भी बोलते हैं और उसी को अरेका नट्स भी बोलते हैं. बटर, सीसम ऑयल, इट्स कॉल्ड इन हिंदी तिल का तेल. तिल का तेल. ऑन क्लोथ. Beside there were taxes on traders. ये तो काइंड में हो गया कि जो चीज बेच रहे हैं टैक्स के रूप में वही चीज हम लेंगे. इसके अलावा भी टैक्सेज ऑन ट्रेडर्स, व्यापारियों के ऊपर टैक्स था. जस्ट लाइक टूडेज जीएसटी, वैट और इनकम टैक्स और सेल टैक्स जैसे आज लगते हैं वैसे ही इन लोगों के ऊपर टैक्स थे. ऑन दोज हु सोल्ड मेटल गुड्स. धातु के बने सामान जो बेचते थे. ऑन डिस्टिलर्स. डिस्टिल मीन्स आसवन. तो व्हाट इज डिस्टिलर्स? ऑल द डिस्टिलर्स आर कॉल्ड द मर्चेंट ऑफ द वाइन. जो शराब के व्यापारी थे, जो दारू का ठेका चलाते थे, ऐसा समझिए. ऑन ऑयल, तेल पर. ऑन कैटल फोडर्स, पशुओं का जो चारा था उसके ऊपर भी टैक्स लगता था. एंड ऑन लोड्स ऑफ ग्रेन. अनाज का जो लोड था, मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट जो होता है, क्विंटल, टन्स, किलो, उस पर भी टैक्स था. सम ऑफ दीज टैक्सेस वेयर कलेक्टेड इन काइंड व्हाइल अदर्स वेयर कलेक्टेड इन कैश. सो टैक्स वेयर इन टू डिफरेंट सिस्टम. वन इज इन काइंड ऑफ कैश और अनदर वाज इन काइंड ऑफ काइंड, या इन फॉर्म ऑफ काइंड बोलते हैं, इन फॉर्म ऑफ कैश. कुछ टैक्स में पैसा लिया जाता था और कुछ ऐसे टैक्स थे जिसमें उस सामान को ही ले लिया जाता था. सो फाइंड आउट मोर अबाउट प्रेजेंट डे टैक्सेस ऑन मार्केट्स. हु कलेक्ट्स दीज, हाउ आर दे कलेक्टेड एंड व्हाट आर दे यूज्ड फॉर. सो यूज योर माइंड. अभी अपना दिमाग थोड़ा लगाइए कि आज कौन कौन से टैक्स लिए जा रहे हैं. उनका अगर नाम मिलता है, किसी वस्तु पे, किसी काम पे कोई टैक्स है तो थोड़ा दिमाग लगा के बोलिए. Any student? I told the name of some taxes. They have been collecting by our government now these days. No any student? There are GST, common tax of business, okay. Trading tax है, GST है. After that there are two sub tax on the purchasing of diesel and petrol. उनको हम उपकर बोलते हैं. That tax money is utilized in your school education and preparing and maintaining of the roads.
That's our road tax. If you have two-wheeler, four-wheeler, or motorbikes or motor vehicles, so you have to provide road tax. So there are many tax, income tax also, transport tax also, corporation tax, municipality tax, house tax, water tax. There are many different kind of taxes now these days collecting by the government. आज भी बहुत से टैक्स हैं. सेल टैक्स also. If you want to recharge your mobile phone by any data providers company, you have to provide tax also with that money. That may be 14 to 22% or something. So there are many different kinds of taxes now these days collecting by our government also. So what are the utilization of these taxes? लिखा है इसमें collected and what are they used for? So today, so there are different kinds of taxes collected by the government. So what is the use of that taxes? All the taxes collected by the government used to provide facility of the country's people. Government making the road, government providing railway facilities, airways, canals, dams, electricity, education system, health system, fertilizers. There are many pesticides. And government also providing rations to poor people in on the very low price, okay, rates. तो बहुत से चीज़ें हैं, राशन शॉप पे जाएंगे 2 रुपया किलो गेहूँ चावल, क्या 2 रुपये में तो कोई बेचता नहीं है. तो गवर्नमेंट यूजिंग दैट टैक्स मनी टू फैसिलिटेट आवर कंट्रीज पीपुल. हमारे ही देश के लोगों को कुछ न कुछ सुविधा देने के लिए सारे टैक्स को गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है, खर्च करती है. स्पेशली फैसिलिटी लेस पीपुल, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, उनको दिया जाता है इन द काइंड ऑफ स्कॉलरशिप, इन द काइंड ऑफ सैनिटेशन सिस्टम. गाँव में सैनिटेशन सिस्टम के पैसे आ रहे हैं बाय द गवर्नमेंट. द पर्सन हु हैज़ नॉट देयर ओन शेल्टर और कच्चा हाउस, उनको पैसे आ रहे हैं पक्का हाउस बनाने के लिए. तो जो टैक्स कलेक्शन आज होता है उनका यूटिलाइजेशन यही होता है. इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग मेडिसिन एंड हेल्थ केयर डायग्नोसिस सिस्टम्स, जो जांच होती है, जो डॉक्टर बैठते हैं उनकी सैलरी गवर्नमेंट देती है. तो ये सारा यूज जो है वो पब्लिक फैसिलिटी के लिए ही गवर्नमेंट करती है. तो ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल. सो स्मॉल ट्रेडर्स यू हैव टू आल्सो know about small traders now these days in the towns and cities also. These are probably retailers. जो छोटे व्यवसायी होते हैं, व्यापारी होते हैं, ये अस्थाई दुकानदार होते हैं, ये रिटेल करते हैं. और स्मॉल टेलर्स डायरेक्टली कनेक्टिंग टू देयर कंज्यूमर्स या बायर्स. जो लोग खरीदने जाते हैं, उपभोक्ता होते हैं, वो स्मॉल ट्रेडर्स के पास ही जाते हैं. जो छोटे व्यवसायी हैं उन्हीं से हम सामान लेते हैं, क्योंकि होलसेलर और एजेंसी वालों के यहाँ सब लोग नहीं पहुँचते. सो देयर वर मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स. दिस included the Banjaras. You will read about Banjaras in chapter 7. So Banjaras were the traders and they had been trading through different routes and different villages and kingdoms. So they were inter-kingdoms traders. उस समय जो किंगडम थे, जो राज्य थे, जो राजा वाले राज्य थे, उन राज्यों के अंदर ये ट्रेड करते थे. एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे, और गांव में घूम करके ये ट्रेड करते थे. सो बंजारास, सेवरल ट्रेडर्स, स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स, formed associations. So different kinds of traders formed their association. Association means संघ, संगठन. वो अपना संघ बनाए हुए थे. और इसमें सबसे जो डिफरेंट था वो हॉर्स ट्रेडर, घोड़ों का जो व्यापारी थे, उन्होंने अपना एसोसिएशन बनाया विथ हेडमैन. हेडमैन मीन्स मुखिया.
the head of that association negotiated on their behalf. So only the headman was negotiated on the behalf of the traders. भिन्न भिन्न व्यवसायी थे उसमें, और वो जो व्यवसायी होते थे वो एक अपने मुखिया को चुन लेते थे और बोलते थे कि हमारे तरफ से आप ही सारा व्यापार करेंगे, यानी कि कोई भी खरीदार आएगा तो आप ही उससे डील करेंगे कि कितने में कौन सा घोड़ा बिकेगा, कितना आपको कम करना है, कितना ज़्यादा करना है, सारी डीलिंग एक व्यक्ति करेगा. दैट वाज द हेडमैन ऑफ दैट एसोसिएशन. वी हैव विथ वॉरियर्स हु बॉट हॉर्सेस. वॉरियर्स मीन्स योद्धा. द वॉरियर्स वर द पर्सन हु फॉट द वार्स. जो युद्ध लड़ते थे उनको वॉरियर्स बोला जाता था, योद्धा होते थे, तो घोड़ा उन्हीं को चाहिए होता था. तो यस अंकित सिंह, व्हाट? अंकित सिंह, व्हाई डू यू हैंड रेज? Do you listen my voice? Yes, sir. So why do Ankit Singh raise hands? If you want to ask anything, you can ask. Don't raise hands. मैंने किसी को म्यूट नहीं किया है बेटा, सारे बच्चे अनम्यूट हैं. आप कुछ भी बोलेंगे तो मैं सुन लूंगा, तो हैंड रेज वगैरह मत किया करिए, ठीक है? आप सीधे सीधे अपना क्वेश्चन बोलिए, आपकी वॉइस जैसे आएगी मैं चुप हो जाऊंगा. डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? सर, आप कुछ बच्चे हैं जो एक्सेप्ट आप नहीं कर रहे, मतलब क्लास में एक नहीं जुड़ रहे हैं. क्या क्या बोल रही बेटा? सर कह रहे हैं कि मतलब कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि मैं क्लास में सर इन नहीं ले रहे हैं, पोस्ट वेल आप मतलब कर नहीं रहे. नहीं, ऐसा है ना कि मैंने किसी को मैंने रोका नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि 1-2 दिन पहले मैंने भी सुना था कि शायद जो है इसमें कुछ ऐसा सिस्टम ही आ चुका है कि कुछ मिनट्स के बाद ये नहीं लेगा, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सारे बच्चे आएँ. यहाँ पे मीटिंग सेटिंग में मैं जा रहा हूँ, मीटिंग को मैंने लॉक नहीं किया है, वेटिंग रूम को मैंने ऑन नहीं किया है, ठीक है? कि जो भी आए उसको वेट ना करना पड़े, तुरंत वो ज्वाइन कर ले. तो मेरे साइड से पूरा एकदम ओके है, ठीक है? विदाउट बर्डन एंट्री है. अब हो सकता है कि उनका सिस्टम सही नहीं हो या नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, इसको मैं पूछ लेता हूँ. अभी क्लास ओपन ख़त्म हो जाएगा तो मैं जा कर के नीचे पूछूंगा, क्योंकि कल मैंने सुना था कि कुछ मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगा. हम लोग अपने डिवाइस से किसी को लॉक नहीं करते, बिकॉज वी आर टीचर. हमारा काम है पढ़ाना. अगर बाय द वे 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट बाद ही नेटवर्क पकड़ता है किसी बच्चे का, तो वो तो लेट है ही है, ठीक है? हम क्या कर सकते हैं? तो होल आवर हम पूरा जो है 1 घंटे के लिए जो है कुछ नहीं करते हैं. जिसको जब नेटवर्क जिसका मिल जाए वो एंट्री कर जाए, ठीक है ना? तो यहाँ से कोई भी लॉक नहीं है, एंट्री लॉक मैं नहीं करता. ओके? तो प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है. यहाँ से मैं 2 बार चेक कर चुका हूँ, कोई एंट्री लॉक मैंने नहीं किया है. ऑप्शन होते हैं, उसको ऑन करना पड़ता है, लेकिन हम लोग ऑफ करके चल रहे हैं, ठीक है? तो ओके. Since traders had to pass through many kingdoms and forests, they usually traveled in caravans. चूंकि उनको कई राज्यों से गुजरना होता था और फॉरेस्ट जंगलों से भी गुजरना होता था, तो वो कारवां में चलते थे. इसको बोलते हैं काफिला. एंड देयर वेयर मोर देन थाउजेंड्स ऑफ द ट्रेडर्स ट्रेवलिंग इन वन कारवांस. और इनको बोला जाता है कि मूविंग सिटी, घूमता हुआ शहर लगता था.
और बंजारों का जो कारवां था उसमें तो लाख लाख ट्रेडर्स, छोटे मोटे, और पूरा फैमिली विथ फैमिली। तो ये व्यापारी जो थे ऐसा नहीं था कि अकेले जाते थे, इनके पास फोर्स होती थी, आर्म्ड फोर्सेस फॉर देयर सेफ गार्ड्स, और दे स्पेंड सेवरल मंथ्स और मोर देन 1 years फॉर ट्रेवलिंग। तो इतना लंबा जो समय जाता था, 1-1 साल 2-2 साल, थाउजेंड्स ऑफ माइल से ट्रेवल करके जाते थे व्यापार के लिए, तो ये अपने फैमिली को भी साथ में लेके चलते थे। तो इसलिए कारवां एंड फार्म्ड गिल्ड्स, तो ट्रेवल जो करते थे वो काफिले में, कारवां में, और अपने सेफ गार्ड के लिए, स्पेशली इकोनॉमिक सेफ गार्ड, कि हमारा वित्तीय नुकसान ना हो, हमारा कोई पैसा लिया हो तो वो दे दे, जो भी किंगडम है, रॉयल्टी है, वो टैक्स लगाए, तो ऐसा ना कि हमको लूट ले टैक्स के रूप में, कोई हमें लूटे न, डकैती न डाले। इसके लिए इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया जिसको बोलते हैं गिल्ड्स, गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। There were several such guilds in South India. We have 2 names in this book, especially in South India in 8th century onwards, that were Manigramam, page number 80, second line, Manigramam and Nanadeshi. These both names are most important for your academic examination. These guilds traded extensively both within the peninsula. Peninsula means it's called in Hindi उपमहाद्वीप। विद इन द पेनिनजुला मीन्स इंडियन पेनिनजुला, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ये वर्क करते थे, एंड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, द कंट्रीज ऑफ म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर द कंट्री बिलोंग टू द साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, and China also. There were also communities like the Chettiars and Marwari Oswals. Oswals are also now these days traders. Or there is one brand of warm clothes, that is Oswal. आज भी ओसवाल का ब्रांड चलता है वार्म क्लोथ में। तो मारवाड़ी ओसवाल्स, so these Oswals belong to the Marwar in Rajasthan. Chettiars belong to the South India. The Chettiars and Marwaris Oswals who went on to become the principal trading groups. Principal means pradhan, not our pradhanacharya. Okay. Principal trading groups, प्रधान व्यवसायी ग्रुप, समूह ये बन गए ऑफ द कंट्री। गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनियास, जो गुजरात में ट्रेडिंग करते थे, गुजराती व्यवसायी थे, उनमें हिंदुओं में बनिया बोले जाते थे, बनियास। नाउ दीस डेज आल्सो बनियास आर ट्रेडर्स। एंड मुस्लिम बोहरास, दे आर गुजराती मुस्लिम्स। एंड नाउ दीस डेज ऑल द बोहरास are big traders all over the world, not only in India. Traded extensively with the port of the Red Sea. So there is Red Sea in the Arabian Seas. When you look on the map of world, Iran, Iraq, Gulf countries, so you will also locate the Red Sea, लाल सागर। पर्सियन गल्फ, जिसको फारस की खाड़ी बोलते हैं, दिस इज द डाउन टू द ईरान, जिसको आज हम ईरान बोलते हैं, दैट वाज इन एंशिएंट एंड मिडवल टाइम कॉल्ड पर्सिया। फारस बोलते हैं, पर्सियन लैंग्वेज है जिसको फारसी बोलते हैं। दैट पर्सियन लैंग्वेज वाज the royal language in medieval time. Farsi, East Africa, Southeast Asia, again Southeast Asia and China. They sold textiles and spices in these ports and in exchange brought gold and ivory. Ivory means tusk of the elephant, हाथी का दांत,
फ्रॉम अफ्रीका। तो ये जो व्यापारी थे, ये जब अपना सामान बेचते थे तो उसके बदले में क्या लेते थे? ये गोल्ड लेते थे, सोना, हाथी का दांत अफ्रीका से लेते थे, एंड स्पाइसेस, टिल, चाइनीज ब्लू, पॉटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वेयर होम टू अरब। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट, which is the west coast of India, that is the Arabian Sea coast। अरबियन सी वाला जो कोस्टल लाइन इंडिया का है उसको हम बोलते हैं वेस्ट कोस्ट। वेयर होम टू अरब, वो अरब व्यापारियों का घर था। पर्सियन, फारसी यानी ईरानी इराकी व्यापारी आते थे। चाइनीज, जेविश, दैट इज इजराइल जिसको यहूदी बोलते हैं। तो उस समय जेरूसलम था, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट सेंटर बिटवीन द इजरायली गवर्नमेंट, इजरायली पीपुल एंड फिलिस्टाइन। तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जेरूसलम को लेकर के ही संघर्ष है, क्योंकि बोला जाता है दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ द क्राइस्ट। एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स। सीरिया इज ए कंट्री नाउ दिस डेज एंड वेरी डिस्टर्बिंग कंट्री बिकॉज ऑफ सिविल वार। इंडियन स्पाइसेस एंड क्लोथ्स सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट्स। You will also read about the cloth trade in class 8 also during the British period. That's why I told this paragraph is most important. So Indian spices and clothes sold in the Red Sea ports. लाल सागर के बंदरगाह से इनका व्यापार होता था। Were purchased by Italian traders. Italy is a European country. इटली यूरोप में पड़ता है। तो इंडिया के व्यापारी सारा सामान, स्पेशली क्लोथ और स्पाइस, दो चीज़ों को रेड सी जाते थे और रेड सी का जो बंदरगाह था, पोर्ट था, वहाँ बेचते थे। उनको खरीदता कौन था? इटालियन ट्रेडर्स। इटली के जो व्यापारी थे वो आकर के खरीदते थे एंड इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट्स। और इसके बाद वो यूरोपियन मार्केट्स में पहुँच जाता था। और बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ब्रिटिश मैन, इंग्लिश मैन नो अबाउट द इंडियन स्पाइसेस एंड क्लोथ्स। अंग्रेजों को पता चला कब कि भारत में बहुत मसाला है और कपड़े हैं बड़े अच्छे हैं, सस्ते मिलते हैं, बाय द इटालियन ट्रेडर्स। इटली के व्यापारी इराक और ईरान में आते थे, रेड सी के पोर्ट पर से कपड़ा खरीदते थे बड़ा चीपर रेट पर, उसको यूरोपियन कंट्रीज में ले जा करके बेचते थे। तब इंग्लैंड के लोगों को पता चला, डच जो हॉलैंड आज का है वहाँ के लोगों को पता चला कि इंडिया में बहुत मसाला और क्लोथ है, बड़ा अच्छा है, जो काफ़ी चीप रेट्स में मिलता है। तब वो इंडिया में आना शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने के लिए आई। सो फेचिंग वेरी हाई प्रॉफिट्स। स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। सो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, इक्वेटर, नॉर्थ एंड साउथ, जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सारे जो स्पाइस होता है ये इन्हीं के बीच में होता है। पेपर्स, काली मिर्च, सिनेमन, दालचीनी, नटमेग। एनी स्टूडेंट कैन टेल द मीनिंग ऑफ नटमेग? जायफल, जिसको जायफल बोलते हैं, गरम मसाले में यूज होता है। ड्राइड जिंजर, जिसको सौंठ बोलते हैं, बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग। एंड कॉटन क्लॉथ वाज वेरी अट्रैक्टिव। दिस इवेंचुअली ड्रीव यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया एंड दैट क्लॉथ नेम वाज मसलिन, बिकॉज देयर वाज अ सिटी इन इराक दैट वाज कॉल्ड मोसुल एंड दैट सिटी इज in existence now these days also. So the fighters of Al-Qaeda were controlled Mosul. मोसुल में ही अल-कायदा का जो अल-जवाहिरी था, उसके सारे जो फाइटर्स थे, टेररिस्ट थे, उन्होंने मोसुल को कंट्रोल किया था। बाद में अमेरिकन कुछ पार्ट पे रशियन फाइटर्स ने बम्बार्डमेंट किया, तो मोसुल फिर जो है उनके कब्जे से हटा है, अभी जल्दी ही हटा है। तो मोसुल वाज द बिग ट्रेड सिटी। तो मोसुल से वो कपड़ा जब यूरोपियन ट्रेडर्स खरीद के ले जाते थे तो यूरोप में उसका नाम रख दिया था मसलिन। दैट वाज द इंडियन क्लॉथ। यू विल रीड इन क्लास 8 आल्सो।
We will shortly read about how this changed the face of trading and towns. अब ये जो व्यापार था वो ट्रेडिंग का, व्यवसाय का, और जो ट्रेडिंग टाउन्स थे, बाजार थे, शहर थे, उनके फेस को कैसे चेंज किया, उनमें क्या चेंजिंग आई. देयर इज इन बॉक्स काबुल. काबुल बहुत ईजी है, यू विल रीड एंड समझ में आ जाएगा. क्राफ्ट्स एंड टाउन्स. क्राफ्ट्स मीन्स कलाकारी, और टाउन्स. तो जो टाउनशिप डेवलप हो रहे थे उनमें कौन से स्किल्ड वर्क हो रहे थे. द क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ बीदर. बीदर इज ए प्लेस वेयर सो फेम फॉर देयर इनले वर्क्स. सो व्हाट इज इनलेइंग वर्क्स? इफ वी encroach some surface and after that we fill up something in that encroached place, that is called inlay. किसी भी सरफेस को, वो मेटल भी हो सकता है, वॉल भी हो सकता है, इसको हम खुरच देंगे, ठीक है, खुरचेंगे, कुछ गड्ढा बन जाएगा, स्क्रैच आ जाएगा, फिर उसमें हम कोई दूसरा मेटल या कलर या कुछ भी, कोई भी समथिंग भर देते हैं, तो वो एक डिजाइन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं इनलेइंग वर्क. और आज भी होता है. तो एक धातु में, एक पत्थर में, एक सरफेस पे कटिंग करके इसके बाद उसमें दूसरी चीज जब भर देते हैं तो उसको बोलते हैं इनले. वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट केम टू बी कॉल्ड बीदरी. सो व्हाट इज बीदरी? दैट वुड बी क्वेश्चन. द पांचालास. पांचालास 5 ग्रुप या 5 कम्युनिटीज दैट वेर कॉल्ड पांचालास. इट्स नॉट रिलेटेड टू महाभारत. ओके, महाभारत से रिलेटेड नहीं है, ये एक वर्ड है जिसमें 5 कम्युनिटीज के लिए यूज किया गया. पांचालास आर विश्वकर्मा. दूसरा उनको बोलते थे विश्वकर्मा. इट मीन्स द स्किल्ड वर्क was very highly work and that was very respected by the people of those times. जो भी लोग कारपेंटर थे, मैसन थे, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ या पॉटर, तो वीवर, जो लोग बनाते थे, कपड़ा बुनते थे, लकड़ी का काम करते थे, पत्थर का काम करते थे, मूर्तियां बनाते थे या ऑर्नामेंट बनाते थे, कुछ भी करते थे, बनाते थे, उनको बड़ा इज्जत मिलता था और उनके लिए पांचाल या विश्वकर्मा वर्ड यूज होता था. दीज आर 5 कम्युनिटीज कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्रोंज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसन्स एंड कारपेंटर्स. These 5 communities consolidated in word were Panchalas or Vishwakarma, were essential to the building of temples. अब इनको ऑनर क्यों मिलता था? क्योंकि ये आवश्यक थे, इनके बिना कोई भी मंदिर नहीं बन सकता था. They also played an important role in the constructions of palaces. और इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था महलों के निर्माण के लिए. Big buildings, tanks and reservoir. Similarly, weavers such as the Seliar. So who were Panchalas? Question would be, describe Seliar and Kakolars. और अभी और नाम मिलेगा. Seliar or Kakolars emerged as prosperous communities. Prosperous means धनी, फलने फूलने वाला, जो बड़ी तेजी से तरक्की करता है, उसके पास काफ़ी पैसे आते हैं, काफ़ी सुखी हो जाता है, ठीक है. प्रॉस्परस कम्युनिटीज मेकिंग डोनेशन टू टेम्पल्स. अब जो वीवर्स थे उस समय के, जो कपड़ा बुनने वाले थे, जिनको सेलियार या कैकोलार बोला जाता था, वो इतने धनी हो गए, इतने सुखी हो गए कि वो मंदिरों को दान देने लगे. सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्लोथ मेकिंग लाइक कॉटन, क्लीनिंग, रुई को साफ करना, स्पिनिंग, उसकी स्पिन बनाना, डाइंग, उसको कलर करना, बिकम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स. ये भी एक कलाकारी हो गई उस जमाने में कि रुई कैसे साफ करते हैं. भाई ये लोग स्किल्ड पर्सन है, बढ़िया से रुई साफ करते हैं, ये अच्छे से उसको स्पिन करेंगे और ये बहुत अच्छा रंग करते हैं, कॉटन को बहुत बढ़िया से रंगते हैं. तो ये भी उस जमाने में क्राफ्ट था, कलाकारी थी. आफ्टर दैट
So these were the about the traders, towns and crafts also. After that some just like about some towns and royal cities in ancient times, they were demolished by the Arab invaders or Muslim invaders in medieval times. Just like this, all the towns or cities or the markets or trading places were ruined during the British time, and some are survived एंड सम आर रूइंड। कुछ तो अभी सर्वाइव है, रुके हुए हैं, उनका डेवलप हो रहा है, कुछ ऐसे हैं कि जो खत्म हो गए। तो द चेंजिंग फॉर्चून्स ऑफ टाउन्स इट्स गिवन इन द बॉक्स, यू विल रीड ए क्लोजर लुक हम्पी, मछलीपट्टनम एंड सूरत। सूरत इज आल्सो बिग एंड कॉमर्शियल सिटीज नाउ दीज डेज इन गुजरात, द स्टेट ऑफ गुजरात। आज भी सूरत टिका हुआ है, काफ़ी बड़ा शहर है। And Hampi, that was ruined, only some demolished sculptures, okay, are visualized in Hampi. And Machilipatnam, that was the important port in medieval period, but now these days that port is not more important than other ports because of the British ruler, because they developed another ports according to their requirements and needs. तो मुस्लिमपट्टनम को उन्होंने छोड़ा, और दूसरा कारण ये भी था बिकॉज मुस्लिमपट्टनम वाज द कंट्रोल्ड बाय द फ्रेंच रूलर्स, फ्रेंच आर्मी। तो मछलीपट्टनम पे बहुत अंग्रेजों का शासन नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से डेवलप नहीं हुआ। द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी, स्प्लेंडर मीन्स शानदारी, शानदार, बहुत शानदार, उसको हम बोलते हैं स्प्लेंडर। आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर, जो भवन की निर्माण कला थी या निर्माण था वो बड़ा शानदार था। कहाँ पर? हम्पी में। हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन, दिस बोथ रिवर्स आर साउथ इंडियन रिवर्स विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगरा। न्यूक्लियस मीन्स केंद्र। विजयनगरा वाज एम्पायर, साम्राज्य था साउथ इंडिया का, जिसके केंद्र में कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन थी, और वहाँ पर हम्पी नामक एक शहर बसाया गया, नगर बसाया गया, जो भी फाउंडेड इन 1336। सो व्हेन डिड विजयनगरा एम्पायर फाउंडेड? द ईयर इज इन 1336। द मैग्निफिसेंट, या इसको मैग्निफिकेंट भी कुछ लोग पढ़ते हैं, रूइंस एट हम्पी। मैग्निफिकेंट मीन्स आल्सो शानदार, शानदार बर्बादी, माने हम्पी शानदार था और बर्बाद भी हुआ तो शानदार तरीके से हुआ। रूइंस एट हम्पी रिवील ए वेल फोर्टिफाइड सिटी, एक किलेबंद शहर था, बहुत सुरक्षित शहर था। नो मोर्टार आर सीमेंटिंग एजेंट was used in the constructions of these walls, and the technique followed was to wedge them together by interlocking. This is the most important feature of the हम्पी आर्किटेक्चर्स। जो वहाँ वास्तु निर्माण कला थी हम्पी की, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है, लक्षण है क्या? नो सीमेंटिंग एजेंट, चिपकाने वाला कोई भी दो स्टोन पीस को आपस में जोड़ने वाला कोई एजेंट ही नहीं लगा। कोई मोर्टार, जो मसाला होता है ना आजकल, क्या है, रेती सीमेंट वगैरह मिक्स करके और ये ब्रिक्स को उसको ज्वाइन करते हैं, बट इन द वॉल्स ऑफ हम्पी देयर वाज नो सीमेंटिंग एजेंट और मोर्टार, कोई मसाला नहीं लगा बिटवीन द पीस ऑफ स्टोन्स। तो उनको जोड़ा कैसे गया? बाय द वेजिंग। वेजेस डज नॉट मीन्स मजदूरी। यहाँ वेज का मतलब ये नहीं है कि पारिश्रमिक आप काम कर रहे हैं तो आपको वेज मिलता है। वेज मीन्स होता है पच्चर लगाना, पच्ची कारी, जस्ट लाइक द फर्नीचर मेकिंग। आप कारपेंटर की दुकान पे जाते हैं तो वो एक लकड़ी के पार्ट में जो है होल करता है, और दूसरे पार्ट में उतना जो है वो एक कील जैसा, पिन जैसा बाहर जो है निकाल के छोड़ देता है। अब इस पार्ट के होल में दूसरे पार्ट का जो पिन लाइक बाहर निकला हुआ है उसको उसमें डाल करके फंसाता है। दैट्स वर्क इज कॉल्ड वेजिंग वर्क।
पच्चीकारी जिसको बोलते हैं हिंदी में, पच्चर लगाना। आपके डोर में भी घरों में लगा है, आप फ्रेम वाला डोर देखेंगे तो उसमें एक दूसरे में उसको जो है लॉकिंग, उसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग, वेजिंग और इंटरलॉकिंग। तो ये वेजिंग था। द आर्किटेक्चर्स ऑफ हम्पी वाज डिस्टिंक्टिव, बड़ा अनोखा था, विलक्षण था, अलग था। द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स, रॉयल कॉम्प्लेक्स मीन्स जहां पे राजा रहता था, किंग रहता था, उसका जो हाता था, बाउंड्री थी, हैड स्प्लेंडिड आर्चेस, डोम्स। आर्च मीन्स जो आजकल की बीम जो लगती है बरामदे वगैरह में, और जो ऐसे होती है जस्ट लाइक दिस, इधर पिलर हो गया, इधर पिलर हो गया, और यहाँ पर ऐसे बीम हो जाती है, इसको बोलते हैं आर्च। ठीक है, और इसको मैथ में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, जब हम एंगल वगैरह बनाते हैं तो एक दो आर्च कट करते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पर ये जो है घुमावदार बीम इसको बोल सकते हैं। डोम्स, गुंबद, एंड पिलर्ड हॉल्स, तो बड़े बड़े हॉल बनते हैं जिसमें कई पिलर होते थे, विथ नीचेज। सो व्हाट इज नीचे? मैं ब्लैक बोर्ड अभी तो दिख नहीं रहा है। नीचे मीन्स होता है इन योर हाउस आल्सो ताखा। डू यू अंडरस्टैंड ताखा इन हिंदी? एनी स्टूडेंट? ताखा आप जानते हैं, घर में ताखा बनता है। यस, जो ताखा होता है वो दीवार के अंदर होता है ना, या कभी कभी हम दीवार से थोड़ा बाहर जो है कुछ ईंट वगैरह निकाल करके एक ताखा बना देते हैं कि कुछ इस पर हम रख देंगे। दैट्स आर कॉल्ड नीचे, उन्हीं को हम नीचे बोलते हैं। वो कहीं से निकाल देते हैं, थोड़ा सा सरफेस बना देते हैं अंडर द वॉल या आउट ऑफ द वॉल। कभी कभी अलमीरा जो दीवार के अंदर बनती है उसमें से भी उसको बाहर थोड़ा सा निकाल देते हैं कि इसमें कुछ सामान हम रखेंगे। तो दैट टेक्नोलॉजी वाज कॉल्ड नीचे। और नीचे का उपयोग क्या होता था? नीचेज फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स। तो नीचे बनते थे, बड़े बड़े ताखे बनाए जाते थे जिसमें स्कल्पचर ऑफ डाइटीज, मूर्तियां रखी जाती थी। बेटा हिल रहा है, मत करो। तो उसमें जो है मूर्तियां रखने के लिए, एंड यू कैन सी इन मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आल्सो नाउ दिस डेज। जब आप मंदिर में जाते हैं, एक मेन डाइटी बीच में होता है न्यूक्लियस पॉइंट पे, और जो सराउंडिंग एरिया होता है उसमें दीवार में देखते हैं छोटे छोटे ताखेर लगते हैं, उसमें कहीं हनुमान जी की मूर्ति है, कहीं दुर्गा जी की है, कहीं गणेश भगवान की है, मिलता है ना। वही नीचे है, उसी को हम बोलते हैं नीचे, कि दीवार में ही थोड़ा थोड़ा ताखा बना, कभी बड़ा कभी छोटा, उसमें मूर्तियों को रख दिया जाता है। तो जस्ट लाइक दैट दे आल्सो हैड वेल प्लांट आर्चर्ड। आर्चर्ड उपयोग होता है स्पेशली फलोद्यान के लिए, फलों के बगीचे के लिए। एंड प्लीजर गार्डन्स, जस्ट लाइक आवर नाउ दीज डेज पार्क, इंटरटेनिंग पार्क जो होते हैं जहां पे हम जाते हैं बड़ा आनंद आता है, उसी तरीके से प्लीजर गार्डन बने थे विथ स्कल्पचर्स मोटिव्स। मोटिव्स मीन्स प्रतीक, स्कल्पचर मोटिव, जो स्कल्पचर उसमें था, जो भी ढांचा वहां गार्डन्स में और प्लीजर पार्क्स में बनाए जाते थे गार्डन में, वो सारे के ढांचे जो थे, मूर्तियां थी या कुछ भी बना था, वो किसी न किसी का प्रतिरूप था। जस्ट लाइक द स्कल्पचर ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। तो लॉर्ड कृष्णा की क्या बनती? मूर्ति बनती है, उनका प्रतीक बनता है। वो तो आकर के खड़े नहीं होते। कोई भी है, एलिफेंट्स, डियर्स, जानवरों की मूर्तियां बनती हैं पत्थर से पार्कों में या कहीं पर भी। तो ये सारे क्या है? मोटिव्स हैं, क्योंकि वो खुद आकर के नहीं खड़ा होता, उसका प्रतिरूप बनाया जाता है। मोटिव सच एज द लोटस एंड कॉर्बेल्स इन इट्स हेडे। दिस इज वेरी important words, very precious word in your English language, heyday. Any student know the meaning of heyday? heyday की मीनिंग किसी को पता है? हलचल। हाँ? हलचल। No. heyday means the days of the pleasures, आनंद के दिन, खुशी के दिन, आनंद के क्षण,
ऐसे दिन जब बड़े मजे काटते थे हम, तो उसको हम बोलते हैं हे डे। तो इन इट्स हे डे, जब इसका अच्छा दिन था, हम्पी का जब बहुत अच्छा दिन था, जब सब कुछ बड़ा बढ़िया बढ़िया होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, सारे बड़े मजे करते थे, उसको बोलते हैं हे डे। वी हैड एंजॉय वेरी मच, टू मच इन आवर हे डेज। हम अपने अच्छे दिनों में बड़ा मजा किए थे, तो अच्छे दिन को बोलते हैं हे डेज। हे डे इन द 15th-16th centuries, हम्पी बसल्ड। बसल्ड मीन्स होता है हलचल। किस चीज की हलचल? नॉट बाय द अर्थ के, हलचल ऑफ द मॉब्स, मॉसेस, भीड़। तो इतना भीड़ इकट्ठा रहती थी, लगातार लोग आते थे जाते थे, शॉप्स पे कहीं भी, हर जगह भीड़ भाड़ रहता था, तो उसको बोलते हैं हलचल। हमेशा हलचल हसल पसल रहता था, भीड़ भाड़ रहती थी, हमेशा शोरगुल रहता था, यानी कि बहुत शांत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहाँ हमेशा आना जाना लोग करते रहते थे, भीड़ भाड़ लगा रहता था। विथ कॉमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, वहाँ इतना कॉमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी कि बहुत भीड़ भाड़ और चहल पहल रहती थी। तो बसल को हम जो है हलचल बोलते हैं, और हसल बसल को हम बोलते हैं चहल पहल। Muslim merchants, chettis and agent of European traders such as the Portuguese from Portugal thronged the markets. Thronged means that is a kind of mob, भीड़ का एक तरीका है। तो भीड़ को हम एज ए नाउन मॉब बोल देते हैं। थ्रोन्ज का मतलब होता है भीड़ लगाना, माने यहाँ वहाँ से चारों तरफ से आ करके और एकदम भीड़ में घुस जाना कि हमारा पहले हो जाए, हमारा पहले। तो थ्रोजिंग, द वर्क ऑफ थ्रोजिंग आल्सो इन योर मार्केट्स आल्सो। कभी दुकान पे जाते हो जो बड़ी चलती है, तो सबको जल्दी रहे, हमको जल्दी दीजिए, हमको, अरे भाई सुन नहीं रहे हैं, ये है वो है। तो यहाँ पे बड़े पैमाने पे इकट्ठा होते थे कि जल्दी से सामान खरीदो, मुझे मिलना चाहिए, अरे भाई मुझे नहीं सामान मिल रहा है। तो थ्रोज द मार्केट्स ऑफ हम्पी। टेम्पल्स वेयर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। हब मीन्स द बिग सेंटर। जब कोई सेंटर बहुत बड़ा होने लगता है तो उसको हम हब बोलते हैं। एंड सराउंडिंग, चारों तरफ से वो सेंटर हो जाता है, उसका लिंक हो जाता है। द टेम्पल्स वेयर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज एंड देवदासी। सो व्हाट इज देवदासी? दैट वेयर द टेम्पल डांसर dances in temple during the cultural activities, and all the devdasis were the unmarried women or girls. इनकी कभी शादी ही नहीं होती थी। and in later devdasi system was the being exploitation of the women and girls. इस सिस्टम में आने के बाद गर्ल्स और वुमेन्स के साथ बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। तो इस परंपरा को, इस सिस्टम को, इस ट्रेडिशन को लॉ बना करके रोक दिया गया। अब ये देवदासियां नहीं है, स्पेशली इन द टेम्पल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। और जितना आप देखते हैं द फॉर्म ऑफ डांसेस, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथकली, भरतनाट्यम, ये सारे के सारे, इसमें कथक नहीं है क्योंकि कथक इमर्ज हुआ नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया जितना भी फॉर्म ऑफ डांसेस हैं, दीज आर परफॉर्म्ड एंड प्यूरिफाइड बाय द देवदासीज। पहले ये मंदिर में डांस करती थी, वहाँ से फिर धीरे धीरे ये सोसाइटी में आए। तो पहले साउथ इंडिया में जितना भी डांस फॉर्म अपने प्यूरिफाइड वर्जन में, फॉर्म में अब आप देखने को पाते हैं, क्लासिकल एज ए क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, वो सारे के सारे परफॉर्म बाय द देवदासीज इन दोज टेम्पल्स। ओके, सो इट्स, तो पहले बताना चाहिए था ना, 11 हो गया, कितना बज गया? तो घड़ी तुम लगाई तो बताएंगे। इसी तरीके से गेटवे टू द वेस्ट सूरत और फिशिंग इन ट्रबुल वाटर। ट्रबुल वाटर का मतलब होता है अशांत जल, मछलीपट्टनम। यह स्टोरीज है, इसको अपने से भी पढ़ करके आप कर लेंगे और कोशिश करें कि एक्सरसाइज के आंसर खोजें, और क्वेश्चन के आंसर मैं भी आपको भेज रहा हूँ। कुछ के आज भेज दूंगा, कुछ के कल भेजूंगा, क्योंकि कल बिकॉज ऑफ लो नेटवर्क आई कुड नॉट ओके अपलोडेड।
तो आज मैं अपलोड करूंगा और कुछ आज कर दूंगा, तो आज का पोर्टल तो भर जाएगा, फिर कल कर दूंगा।